प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुसलसल जुडिशल कमीशन मांग रही थी, लेकिन हुकूमत ने आज ऑफर की है। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने कहा है तहरीक इंसाफ से कि आप जुडिशल कमीशन की बातें छोड़ें, हाउस की कमेटी आपको बना देते हैं और पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, वो आपके इन मसाइल पर जांच करेगी। और यही नहीं, जो माजी के मसाइल हैं, 2018 के इंतखाबात को भी वो प्रोब करेगी, 2014 का धरना क्यों हुआ था, उसकी वजूहात क्या थी, कैसे हुआ था, इसको भी प्रोब करेगी। तो आइए हम आपको पार्लिमानी कमेटी ऑफर करते हैं, हाउस की कमेटी ऑफर कर देते हैं। अब जुडिशल कमीशन हुकूमत तो मान नहीं रही, लेकिन अपने तौर पर इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर को यह हिदायत की है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो एक जुडिशल कमीशन बनाएं और रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग किसने लगाई, मवाद कहाँ से आया, सिक्योरिटी कहाँ थी, इन मामलात पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वहाँ तहकीकात खैबर पख्तूनख्वा में तो कराई जाए। अब और साथ ही साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में धांधली हुई है, नूर आलम खान की सीट पर इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तैमूर झगड़ा साहब की आज मुलाकात भी हुई है इमरान खान साहब, उनकी सीट पर है। तो ये सारा कुछ जो खैबर पख्तूनख्वा में प्रोब करना चाहती है तहरीक इंसाफ, वो कैसे कर पाएगी और क्या वज़ीर आज़म की ऑफर कबूल है या नहीं। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया शेख साहब, खुशामदीद। मैं आपको सबसे पहले सर वज़ीर आज़म को सुनवाना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा क्या है, आज आपको ऑफर क्या की है, सुनिए ज़रा। अपने घरे भवन में झांके कि इन्होंने 2018 में वो हाउस कमेटी बनी थी, वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। तो मैं समझता हूँ कि ये आए बैठे, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह वो हकायक सामने लेके आए। इस तरह अगर 26 नवम्बर के वो धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। शेख साहब, वज़ीर आज़म की ये पेशकश क्या आपको कबूल है? देखें, इसका जवाब लेने से पहले अगर आप मुझे एक मिनट इजाजत दें तो मैं हाउस की तारीफ, हाउस कमेटी की तारीफ और फिर मैं इस ऑफर पे आ जाता हूं, अगर आप इजाजत दें। जी प्लीज। बात यह है, ये किस हाउस की बात करते हैं, ये किस पार्लिमानी कमेटी की बात करते हैं, ये पार्लिमान की बात करते हैं। इन्हें, इनकी हुकूमत को शर्म महसूस नहीं होती ये बात करते हुए कि ये उसी हाउस की कमेटी की बात कर रहे हैं जिस हाउस में से एमएनएज को अगवा किया जाता है। नकाब पोश रात के अंधेरे में स्पीकर से राब्ता होने के बावजूद हमें असेंबली के अहाते में से, असेंबली के हॉल्स में से, असेंबली के कमरों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज को नकाब पोश रात के अंधेरे में अगवा करके ले जाते हैं। उन्हें फिर 10 दिन के रिमांड पे जेल भेजा जाता है। उस हवाले से प्रोब करने के लिए हाउस की एक कमेटी बनाई जाती है जिसको एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन खुर्शीद शाह हेड करते हैं। आज महीने गुजर जाने के बाद, कई महीने गुजर जाने के बाद, न कोई मीटिंग, न कोई फाइंडिंग्स, न कोई एफआईआर, न कोई इस्तेहकाक, न कोई फैक्ट, न कौन नकाब पोश था, लेके जाने वाला कौन था, पुलिस का क्या रोल था, नकाब पोश कौन थे, अभी तक पता नहीं चला। इस वजीर आजम से कोई पूछे कि जिस असेंबली में आपको इंस्टॉल किया गया है, फॉर्म 47 के तहत आपको बैठाया गया है, तुम उस असेंबली की एक कमेटी से अपने एमएनए के अगवा का पता नहीं करा सके, जबकि सीसीटीवी फुटेज जो है मौजूद है पूरी कौमी असेंबली की। आप बात करते हैं कि इस मुल्क के इतने बड़े इश्यूज जो इमरान खान साहब रेज कर रहे हैं, जिससे इस मुल्क के मुस्तकबिल का तायुन होना है, वो ये लोग तायुन करेंगे जो ये नहीं बता सकते एक हाउस कमेटी में कि आपके एमएनए को अगवा किसने किया है। हमारे एमएनए अभी आज से 4 दिन पहले रात को मियां गौस एनए 170 से बहादुरपुर के एमएनए, उनको घर से उठा लिया जाता है, घर में तोड़ फोड़ की जाती है, 3 दिन उनको पेश नहीं किया जाता, आज उनको पेश किया गया। कोई पता नहीं वो कहां थे, कौन जवाब देगा। वेयर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वेयर इज द गवर्नमेंट, वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर। एमएनएज के घरों में घुस के तोड़ फोड़ की जाती है। सही है, मगर शेख जो आज आप शिकायत कर रहे हैं कि कमिंग टू द पॉइंट। हाँ जी, आप कमिंग टू द पॉइंट। जी कहिए कहिए। ये मैंने आपको कहा था ना, मैं पहले हाउस की तारीफ करूं, जी जी जी, फिर हाउस की कमेटी की तारीफ करूं। ठीक है जी, जो नतायज पहली कमेटियों से निकल चुके हैं और जो माशाल्लाह जो चीजें उनके हवाले से आपके और मेरे इल्म में है, मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब बात है करने वाली। वजीर आजम ने अगर राह फरार इख्तियार कर ही लिया है मुज़ाकरात से, नून लीग दौड़ ही गई है
उन्होंने इसको सबूताज कर ही लिया है, तो हमारी किसी भी पार्लिमानी कमेटी या हाउस की कमेटी बनाने की कोई डिमांड नहीं थी, कोई मुतालबा नहीं था, ना हमने रखा था। हमें ये कहा जाता रहा, हमने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे नहीं पता कि पार्टी, आपको पता है कि आज हमने अपनी मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी है। जी हाँ, जी आपने वो कमेटी तहलील करके इसको राब्ता कमेटी बना दिया। मैं उस पर आता हूं सर, लेकिन मुझे कमेटी बन गई है, मैं उस पर आता हूं सर, उसके अगराज़ और मकासद नहीं हो रही है। राइट सर, आप मुलाकात मुझे एक सिर्फ सवाल मैं उसका करना चाहता हूं ना, ये जो आपने कहा अभी कि खुर्शीद शाह की सरबराही में कमेटी बनाई गई, वो कमेटी अपना काम नहीं कर सकी, लेकिन वो आपको भी तो वजीर आजम याद दिला रहे हैं कि 2018 में जब आपकी हुकूमत बनी थी और अपोजिशन को शिकायत थी, तो आपने हाउस की कमेटी बना दी थी जो आज तक अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकी। तो वो कह रहे हैं कि अपने गिरबान में भी आप झांकें। नहीं, तो ये तो हमसे बहुत अच्छे हैं ना कि हमसे हुकूमत छीन के इनको दी गई है। अगर हम कोई काम नहीं कर सके, इनको कौन से अलामा ने रोका हुआ है? इनको किस हकीम ने रोका हुआ है? हमें तो ये कहते हैं कि हम परफॉर्म न कर सके। ये तो परफॉर्मेंस के बहुत बड़े बड़े जो है वो झंडे उठाए फिर रहे हैं। तो अगर ये काम उस वक्त नहीं हुआ, अब इनको करने से कौन रोक सकता है? 2 wrongs won't make 1 right। जी ठीक है, पीछे क्या हुआ क्या नहीं उसका हिसाब किताब होता रहेगा। इस वक्त तुम वजीर आजम हो, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, आप जवाब दें कि क्या हुआ। और पार्लिमानी तारीख में दुनिया की इतनी गंदगी, इतनी कालक कभी किसी पार्लियामेंट के मुंह पे नहीं मली गई जितनी जब अगवा हुए पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान की पार्लियामेंट से, तो हमारे मुंह पे मली गई है। उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, आप उसको कैसे बराबर कर सकते हैं? सही है, लेकिन एक चीज बार बार ये हुकूमत कह रही है, शेख साहब वो कहते हैं कि अगर आप मुज़ाकरात से ना जाते और इतनी सख्त शराइत आयद ना करते तो बातचीत से कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता था। आप कमीशन मांग रहे हैं, वो कमेटी ऑफर कर रहे हैं, हो सकता है बातचीत होती तो कोई ऐसी सूरत निकल आती जिससे आप भी मुत्तफिक हो जाते, थोड़ा आप पीछे हट जाते, थोड़ा वो पीछे हट जाते और कोई दरमियानी रास्ता निकल आता। असदुल्ला भाई, हमने 3 सिटिंग्स में शमूलियत की, बैठे, इनका नॉन सीरियस एटीट्यूड, हिपोक्रेसी इनकी बर्दाश्त की। हमारे कायद को 14 साल की सजा होगी ना हक, उसने कहा फिर भी बाहर ना निकलो मुज़ाकरात में से, क्योंकि मैं 26 के शहीदों और असीरों के लिए इंसाफ चाहता हूं। आपने हमें मुलाकात नहीं कराई जिस तरह एक्सेस देनी चाहिए थी, 10 दिन लग गए, कभी कन्फाइंड कंट्रोल्ड मुलाकात हुई। खान ने कहा फिर भी चीजों को चलाओ। आपने कमीशन नहीं बनाया, आपने हमला कर दिया हामिद रजा के मदरसे पे। हम कब तक चीजों को फ्री फ्लोटिंग लेके चलते रहे? हम तो इस सारे रवैयों के बावजूद एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, जिस दिन से एक मुज़ाकराती कमेटी बनी, खान साहब की ज़ौजा और हमशीरा के खिलाफ, इनके वज़रा तारड़, एहसन इकबाल, ये आपका ख्वाजा आसिफ, ये तलाल, ये सब करते रहे गंदगी। ठीक है, इसके बावजूद खान ने कहा कि नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ की बात करना चाहते हैं। हम तो बैठे रहे मेरे भाई, एक नशिस्त, दूसरी, तीसरी, आप नोटिफिकेशन करते कमीशन का, हम TORs के ऊपर जो बात आपस में करनी थी वो हम बैठ के चौथी नशिस्त में कर लेते। नोटिफाई करते ना आप, हमें पता तो होता कि आपने नोटिफाई कर दिए। सही है। इस तरह आप हमें एंगेज करके टाइम बाय नहीं कर सकते हैं। नो फ्री फ्लोटिंग सिचुएशन इन दिस मैटर। बिल्कुल ठीक है, चलिए, लेकिन शेख साहब अब आपने बना दी है, आपने अपनी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको आज ऑफिशियली तहलील कर दिया है और उसको राब्ता कमेटी में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये राब्ता कमेटी क्या करेगी, कैसे, इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं? इसकी जिम्मेदारियां हैं एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप करना अमंग जो हमारी हम आवाज सियासी जमातें होंगी, मुअस्सर सियासी आवाजें होगी पाकिस्तान में, उन सब तक पहुंचना, उनसे राब्ता करना, कंसेंसस डेवलप करना, एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप करना रिगार्डिंग द सिस्टम, हाउ द सिस्टम इज बीइंग रन। इस मुल्क में फस्ताई निजाम, स्टोलन मैंडेट्स, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, एवरीथिंग। सो और हमसे भी अगर कोई बात करना चाहता है तो वो वही राब्ता कमेटी, जो मुज़ाकराती कमेटी थी, राब्ता कमेटी के मेंबरान भी वही होंगे, तो वो ये करेंगे। उनको भी एक्सेस नहीं दी जा रही है। वाई कंट्रोल एक्सेस? अगर तुम्हें डर नहीं है और ऊपर कैमरे भी लगे हुए हैं, तो फिर खान से सियासी मुलाकातें, जो कि प्रिजनर राइट्स का हिस्सा भी है, और मेरा एज अ पाकिस्तानी भी राइट है कि मैं किसी भी कैदी को जेल में जाके मिल सकता हूँ। क्यों मेरा हक तुम मुझसे छीनना चाहते हो? किस बात का डर है? क्यों इस फस्ताई हुकूमत और इस वजीर आजम और इसके वज़रा की क्यों टांगे कांपती है जब खान के मुजाहिद जो है खान से मिलना चाहते हैं?
सही है शेख साहब, मगर आप मौलाना से मांग क्या रहे हैं? क्योंकि मौलाना से अगर आप कहते हैं कि जी आइन की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करें, तो आइन की बहाली और जो तहफ़्फ़ुज़ आइन आपने बनाई हुई है उसमें आप उनको शामिल करना चाहते हैं, मगर मौलाना ने तो खुद 26वीं तरमीम मंजूर कराई है, वो कैसे उसको रोल बैक करने के लिए आपको सपोर्ट कर सकते हैं? मौलाना आपके साथ स्टेज शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप क्या मौलाना से चाहते हैं? देखिए, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब हमने मौलाना के साथ एंगेजमेंट शुरू की, मौलाना के पास जाते रहे, बार बार गए। हम बहुत बड़ी पार्टी है इस मुल्क की, सबसे बड़ी, दुनिया की 8वीं 10वीं बड़ी पार्टी है। इसके बावजूद, बहुत कम सीटें होने के बावजूद, हम लोग खुद मौलाना साहब के पास गए, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, और हमने रिस्पेक्ट शो की। इमरान खान साहब की तरफ से खैर सगाली का पैगाम तक दिया, और इस सारे प्रोसेस के अंदर जो मुसव्वदा था ऑफ दैट अमेंडमेंट, वो टोन डाउन हुआ, मगर जो हमारे 1-2 मेन इश्यूज थे वो रिजॉल्व ना हो सके। मौलाना ने अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें कायल नहीं कर सके, क्योंकि मुसव्वदा जरूर टोन डाउन हुआ, एंड ही वोटेड फॉर द गवर्नमेंट। उसके बाद मुलाकात में एक तातुल आ गया। वो तातुल जो है, अब खान साहब के हुक्म पे दोबारा राब्ता किया गया, वो तातुल खत्म हुआ है। आपने कहा कि कल उनका स्टांस ये था। देखें, पाकिस्तान में सियासी जमातें हालात को समझते ना समझते हुए स्टांस जो है वो चेंज भी करती हैं, और स्टांस में तब्दीली नेचुरल होती है कई दफा। अब अगर इस वक्त वो हमारे साथ कायल हो जाते हैं और हमारी इस तहरीक में, इस फस्ताई निज़ाम के खिलाफ, रूल ऑफ लॉ के लिए हमारे साथ इकट्ठे होते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें माजी को सामने नहीं रखना चाहिए, बल्कि मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। लेकिन शेख साहब, परसों आपकी जो मुलाकात हुई थी, जो मौलाना से मुलाकात हुई, उसमें एक तो आपने जाहिर है ये आइन की बहाली की बात की, जिसका मैंने भी सवाल भी किया था, साथ ही साथ आपने उनसे कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर मुशावरत की जाए। तो उस पर आपको मिसाल दी गई कि देखें जी, फखरुद्दीन इब्राहिम भी कुछ नहीं कर सके थे, इतने अच्छे बंदे को लगा के भी कोई हासिल ना हुआ था, तो पहले सिस्टम को ठीक करें, पहले सिस्टम तब्दील होना चाहिए। दूसरे लफ्जों में मौलाना ने आपको ये नहीं कह दिया कि भाई अभी सिकंदर सुल्तान राजा को चलने दीजिए, जब तक चल रहे हैं, सिस्टम जब तब्दील होगा तो फिर उस पर जाइए? नहीं, जिस वक्त आप गुफ्तगू करने बैठते हैं, गुफ्तगू के बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, बहुत से पैराए होते हैं, और उसमें कई दफा इस किस्म की ऑब्जर्वेशंस गुफ्तगू में आती हैं, बट दैट नॉट मीन कि कोई डिग्री दे दी गई है हमारी तरफ से या मौलाना की तरफ से। जब हम एंगेज करेंगे बार बार, तो या वो हमें या हम उनको कायल कर लेंगे, कोई एक नतीजा तो निकलेगा। तो मेरे ख्याल में तुसी साड़ी एंगेजमेंट जारी रहने दो। कोई डेडलाइन है मौलाना के लिए कि आपके जो हमें ये हम चाहते हैं आपसे? जब जैसे सियासी जमातें एक दूसरे से सर, जरूर सियासी जमातें एक दूसरे से एंगेज करती है ना, इस तरह एक ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप करने के लिए, तो उसमें फिर डेडलाइंस नहीं होती हैं, उसमें अहदाफ होते हैं, और अहदाफ को हासिल करने के तरीके होते हैं। तो वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हर आवाज जो जमहूरियत पसंद है, हम उस तक पहुंचेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो ग्रुप है, चाहे वो पार्टी है। वी वुड लाइक देम टू जॉइन अस एंड वी विल ट्राई टू पुट अ वैसे आपके ख्याल में मौलाना को कैसा लग रहा होगा कि एक तरफ आप उनसे हिमायत मांग रहे हैं और दूसरी तरफ आपने जो नूर आलम खान है उनकी सीट पर तहकीकात करने के लिए भी आज हिदायत जारी कर दी है कि ये देखो भाई, ये जाली सीट है जो मौलाना को मिली हुई है? देखिए, जब 26वीं तरमीम वाला मामला आया तो हमने मौलाना से एंगेज किया, और मौलाना भी चाहते थे कि इस मामले में शुरू में हमने बहुत सी चीज़ों पे हमारा उनका कंसेंसस हुआ, और उसमें जब आपने स्पेसिफिक इस सीट का जिक्र हुआ तो वो मौलाना भी हमें उस पर कुछ बेबस से नजर आए। मगर बहरहाल हमें कायद की तरफ से हुक्म है, इमरान खान साहब की तरफ से, कि मौलाना साहब के हवाले से एटलीस्ट मैं तो बड़ा केयरफुली स्टेटमेंट दूंगा। आई वुड नॉट से एनीथिंग कंट्रोवर्शियल, बिकॉज जब आपने आगे बढ़ना होता है, आगे जाना होता है, तो आपको माजी में बहुत सी चीजों पे जो है वो उससे आगे निकलना नहीं। मगर सर आप शेख साहब, लेकिन अगर फर्ज कीजिए आप नूर आलम खान की सीट पर पूरी तहकीकात करके एक व्हाइट पेपर भी जारी कर देते हैं, आप कहते हैं ये देखें जी फॉर्म 47 बताता है, 45 बताता है कि नूर आलम खान हारे हुए हैं और हम जीते हुए हैं, और दूसरी तरफ आप मौलाना से अपनी हिमायत भी मांग रहे हैं, तो क्या ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? यानी आप ये साबित कर रहे हैं कि मौलाना ने आपकी एक सीट हथियाई है? देखिए, जो इस मुल्क में मामलात है ना इस वक्त, बहुत सी चीजें जो आप समझते हैं कि शायद पॉसिबल नहीं है, वो आज के दौर में पॉसिबल नजर आती हैं। तो मुमकिनात को डाउट नहीं करना चाहिए, इस मुल्क में सब कुछ मुमकिन है। डोंट वरी, विल सॉर्ट समथिंग आउट एंड विल गो अबाउट इट। आपकी एंगेजमेंट्स मौलाना से सर काफी अर्से से चल रही हैं, लेकिन आज तक आप उन्हें ये कायल नहीं कर सके कि रिजर्व सीट्स जो हैं उस पर वो अपना दावा खत्म कर दें, वो तहरीके इंसाफ की बनती हैं। आज भी मौलाना का आपकी जो रिजर्व सीट्स हैं उस पर मौलाना से तुसी ये तो सारा प्रोग्राम ही मौलाना स्पेसिफिक कर छड़िया, क्योंकि आपकी अब तवज्जो सारी मौलाना की तरफ है ना, इसलिए मेरी गल सुनो बात ये है हजरत भाई,
कि हम जब मौलाना से एंगेजमेंट के लिए गए 26 अमेंडमेंट के हवाले से, तो उसमें भी वो एक स्पेसिफिक एजेंडा था। उसके बाद मैंने आपको कहा कि तातुल पैदा हो गया। तातुल के बाद दोबारा खान साहब के हुक्म पे जब हमने मौलाना के साथ एंगेजमेंट शुरू की और हमारे लोग चल के वहां पे गए, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी स्पेसिफिक एजेंडा है। तो जब आपके लिए प्रायोरिटी स्पेसिफिक एजेंडा हो, तो बहुत सारी चीजें ये नहीं है कि वो लिस्ट में नहीं है, उन पर बात नहीं होनी या उन पर हम कायल करने की कोशिश नहीं करेंगे, मगर पार्टी अपने अहदाफ के हवाले से अपनी तरजीहात जो है वो सेट करती है। तो शायद ये अहदाफ और तरजीहात का सवाल है, इन चीजों पे जरूर बात होगी, मगर हमेशा वो कहते हैं ना, कोई भी जो इनिशिएशन है वो एक प्री रिक्विजिट होता है एक वाइडर नेगोशिएशन या डायलॉग का। तो वो जब उस पर बात होगी तो इंशाल्लाह आप सबको पता होगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल सही है सर। ये जो साना 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराने की हिदायत की गई है इमरान खान साहब की तरफ से अली मीन गंडापुर के लिए कि रेडियो पाकिस्तान की इमारत को किसने आग लगाई, मवाद कहाँ से आया, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, कहाँ थी, ये कैसे प्रोब करेंगे? इसका तरीकाकार आपने तय किया है क्या? बड़ा देखो जी, वो जो आपकी, जहां तक मेरे इल्म में है या जब मुझे टू व्हाट आई नो, इसके आप असेंबली में करारदाद करके और वहां से जुडिशल कमीशन के लिए असेंबली में या कैबिनेट में जहां भी हुकूमत मुनासिब समझेगी, जो पीटीआई की हुकूमत है यहाँ पे, तो वो जुडिशल कमीशन के लिए कह सकते हैं। यही तरीकेकार है। ये 4-6 महीने पहले भी ये बात इनिशिएट हुई थी, उस वक्त भी इमरान खान साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन फिर ये रुक गया, ये एग्जीक्यूट नहीं हो सका इस मामले में। क्या इसमें कानूनी रुकावटें मौजूद हैं? नहीं, कानूनी तो नहीं। मेरे ख्याल में मैं दोबारा वही बात करूंगा जो पहले की है कि अहदाफ और तरजीहात इनका कोरिलेट करना बड़ा जरूरी है। तो शायद इस वजह से कोई डिले हुआ हो, इसके अलावा मेरे उसमें कोई रीजन मेरे ज़हन में नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब का हुक्म हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी भी सूबे में बैठी हो या किसी भी जगह, हुकूमत उदूली तो इज आउट ऑफ क्वेश्चन सर, नहीं हो सकता। कायल का हुक्म तो पहले। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, पार्टी में अब हार्ड लाइनर्स आगे आएंगे और जो होम्योपैथिक लोग हैं वो पीछे हटा दिए जाएंगे। ये पार्टी की पॉलिसी है या जुनैद अकबर साहब की? देखिए, जुनैद अकबर मेरा भाई है एंड ही इज न्यूली नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ऑफ केपी। तो मैं ये समझता हूं कि वो आप एंकर्स हमारे भाई कई दफा ना तुसी बड़ी तैयारी करके आंदे हो जब तुम साढ़े तो सवाल जवाब करते हो, और साढ़े जो लोग थोड़े को जानते नहीं, जरूरी नहीं कि वो थोड़ी तरह बहुत ज्यादा पूरी रात और दिन मेहनत करके तुम जवाब देने वास्ते आन, ठीक है। तो मेरा नहीं ये ख्याल कि जुनैद अकबर साहब wanted to convey something else और वो लफ्ज कोई और इस्तेमाल हो गया। आप डिफेंसिव पोजीशन ले रहे हैं, उन्होंने तो तरदीद नहीं की। बिल्कुल डिफेंसिव नहीं, लेकिन सर मैं बिल्कुल वो तो तरदीद नहीं कर रहे, उन्होंने तो नहीं कहा कि नहीं जी मेरी गल तो सुन जी। और सर मेरी गल तो सुन लो, देखो ना, मैं तर्जमान हाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दा पूरे मुल्क का, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। मैं अपने अजीज अपने भाई जुनैद अकबर का तर्जमान नहीं हूं, मैं को पीटीआई केपी का तर्जमान नहीं हूं, मैं सबका तर्जमान हूं। तो जब आप एक पार्टी पोजीशन के हवाले से आप बात करेंगे तो मुझे उस पर आपको बात बतानी पड़ेगी कि उनका मकसद क्या था और वो कहना क्या चाहते थे। देखें, मेरी बात सुने, इस बड़ी सीरियस बात है, और ये अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे जी। 9 मई से पहले के मजालिम, 9 मई के बाद के मजालिम, 8 फरवरी केपी में ये मजालिम जबर फसाइयत रुक गई क्योंकि आपकी गवर्नमेंट आ गई, पंजाब में आज तक जारी, यहां तक तो जो 26 नवंबर तक पहुंचा इमरान खान के हुक्म पे, वो होम्योपैथिक नहीं हो सकता। ये सानू छड़ के जाने, सानू छड़ के टुर गए, कोई ट्वीटा करके टुर गए, कोई प्रोग्राम करके टुर गए, उन्हें सिर ले गए, कुछ ठीक हो गया, कुछ आधे रास्ते में भी सारे नहीं चल सके, कुछ इलेक्टोरल प्रोसेस में से बाहर निकल गए। मगर जो जिले सदूर, रीजनल प्रेसिडेंट्स, डिविजनल प्रेसिडेंट्स, एमएनएज, एमपीएज डी चौक पहुंचे खान साहब के हुक्म पे बार बार, मेरे भाई जुनैद अकबर का बिल्कुल मकसद नहीं था कि वो उनको होम्योपैथिक कहें, क्योंकि अगर वो होम्योपैथिक कहें तो फिर तो कहानी खत्म होगी ना सारी पार्टी। ऐसे नहीं है, उनका क्या मकसद था? कुछ और चाह रहे थे, क्या कहना वो he wanted to, I think he wanted to use some other word and convey something else जो कर नहीं सके। उनका मकसद यही था जो मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, चलिए, बिल्कुल ठीक है। तो वैसे लेकिन एक तासुर ये उभर रहा है कि केपी में एक अली मीन गंडापुर साहब का मुखालिफ ग्रुप जो है वो इमर्ज हो रहा है या ज्यादा एम्पावर्ड हो रहा है, और अली मीन गंडापुर तो शायद मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुज़ाकरात के हामी नहीं है, ऐसा है सर? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब इमरान खान साहब ने कह दिया कि मुज़ाकरात होने हैं तो अली मीन खान साहब तो हमेशा मुज़ाकरात फैसिलिटेट करते हैं और करेंगे, कोई चॉइस ही नहीं है इस बात पे। खान की बात के ऊपर कौन सा वो है? अली अमीन खान साहब बिल्कुल, देखे ना, अली अमीन, फिर मैं आई एम नॉट हिज तर्जमान,
when a chief minister of KP would go and see इमरान खान साहब in jail और उसके बाद वहां होगा, तो इसका मतलब है कि उनको बता दिया गया और बिल्कुल उनको पता है कि ऐसा ही होगा। हमने तो, और दूसरी बात, आपने धड़े की बात की है सर, धड़ा बड़ा कोई नहीं है केपी में। अच्छा, इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया चीफ मिनिस्टर साहब को और वो चीफ मिनिस्टर हो गए। एक ही धड़ा है केपी में, वो है इमरान खान। एक ही रिश्ता है जो हम सबको जोड़ता है, वो है इमरान खान। इमरान खान के अलावा न कोई रिश्ता है, न कोई धड़ा है। और यहाँ तो हमारे लोगों की इतनी हैसियत ही नहीं है किसी की कि वो अपने धड़े बना सकें पार्टी में। धड़े तो तब होते हैं जब वोट आपके हों। वोट इमरान खान दा, धड़ा थोड़ा कितों आ गया? सो कोई धड़ा नहीं है। अली अमीन भी किसी धड़े पे बिलीव नहीं करता, जुनेद अकबर भी किसी धड़े पे बिलीव नहीं करता। ये सब इमरान खान के पैरोकार हैं, मानने वाले। याद रखिएगा, पार्टियों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है जिसे हम कहते हैं इख्तलाफ, मगर पार्टी वाले मुखालिफ नहीं होते जिसे हम कहते हैं ओपोनेंट्स। सो इख्तलाफ तो हर जमहूरियत में सही है, हो सकता है, मेरे अपने भाई का इख्तलाफ हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सर आखिर में ये बता दीजिए कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा को क्या केपी हुकूमत की मुशावरत से बदला गया है? देखें, अवेलेबल ऑप्शंस में से हमने सजेशंस दी थी। हमने से मुराद हमारी पार्टी की गवर्नमेंट ने, और हमारी जो सजेशन नंबर 1 थी वो भी इन्होंने इग्नोर की, हमारी जो सजेशन नंबर 2 थी वो भी इन्होंने इग्नोर की। सारी सजेशंस इग्नोर करके हमारी जो आखिरी सजेशन थी आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस, वो ये आईजी साहब थे, उनकी तैनाती हो गई। केपी गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब वो जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर उनकी इवैल्यूएशन की जाएगी। किसी भी अफसर ने अगर केपी में रहना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सर्व करना है, तो उसका मेरिट उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका वो गिना जाएगा। तो अगर कोई ऐसी चीज होगी तो चीफ मिनिस्टर जो है उनके पास ये इख्तियार है कि जब दिल करेगा वो किसी आईजी और चीफ सेक्रेटरी को सरेंडर कर देंगे। खत्म हुई बात। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसा इशू कोई नहीं है। सही है, मतलब आपकी तरजीही फहरिस्त में तीसरे नंबर के शख्स को लगाया गया है, लेकिन बहरहाल मुशावरत आपकी मुशावरत से ही हुआ है, कोई एतराज नहीं। मैं आपको बताता हूँ ना, अवेलेबल ऑप्शन वो दे देते हैं कि जी आईजी की सीट के लिए ये अफसरान इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है, फिर तुसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने सजेशन देंदे हो। साडी पहली दूसरी सजेशन होना नहीं कीता, बड़ा नहीं मर्जी, पर तीसरा साडी अपनी सजेशन। चले, इतनी भी मेहरबानी, आपको शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। नहीं, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि साडे प्यो ने आसान कीता है, साडा अभी तो नहीं सर, झोटा है। एक मिनट क्लोज अप, केड़ी गल दा शुक्रिया? एक आईनी जिम्मेदारी पूरी की है उन्होंने, साढ़े किड़े पे होते आसान किया, करना ही करना सी। मैं बात मुकम्मल ये कर रहा था ना कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो खबरें हैं वो चीफ जस्टिस जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं, दूसरे किसी सूबे से। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अवेलेबल 6-7 जजेस हैं उनमें से चीफ जस्टिस ना लगाने के ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। तो आप फिर क्या कर लेंगे अगर वो लाहौर से या सिंध से लाके लगा देंगे? तो कहने का मतलब यह है कि चलिए गनीमत जानिए जो कुछ हुआ है। और सर, इस मुल्क में जब कुछ करने का टाइम होता है ना, चीजें उसी वक्त होती हैं। हम उससे पहले तो सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। तुसा दुआ करो, जब टाइम आया तो फिर तुहानू दसांगे असीं की कर सकते हैं तो की नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज अडयाला में इमरान खान साहब ने अपने रहनुमाओं से को ये हिदायत की है कि नूर आलम खान और तैमूर झगड़ा की जो सीट है उस पर धांधली तहकीकात करवाई जाए, और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में जहां जहां पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ धांधली की गई है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने साने 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराने के लिए भी अपनी पार्टी को, चीफ मिनिस्टर को हिदायत की है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़यात हुए थे उसकी इंक्वायरी कराई जाए। मेरे साथ इस प्रोग्राम के इस हिस्से में मेहर बानो कुरैशी साहबा मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद है, JUI के रहनुमा हैं, और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तज्ज़ियाकार हैं, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले गौरी साहब, आप कैसे देख रहे हैं नूर आलम खान साहब जो आपके MNA हैं, तहरीक इंसाफ को लगता है कि ये सीट आपने धांधली से जीती हुई है, इसलिए वो चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? मैं वेलकम करूंगा उनके इस स्टेटमेंट को और उनकी ख्वाहिश को, लेकिन वो पूरी KPK की भी कराए, वो उस हल्के भी कराए जहाँ मौलाना फजलरहमान साहब उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के, और उनके नीचे जो उनके सूबाई असम्बली के मौलाना साहब के कैंडिडेट थे, उन्होंने वोट कौमी असम्बली से उनसे ज्यादा लिया था। उस हल्के की भी तहकीकात होनी चाहिए, और भी बहुत से हल्के हैं, बड्डू के हल्के हैं, बहुत से हल्के खुलवाए, KPK पूरी को करवाए ताकि हकीकत कौम के सामने आ सके कि नूर आलम की सीट से तो कुछ नहीं मिलेगा, और जो कुछ वहाँ KPK में हुआ है और जिस तरह से जो आज चीफ मिनिस्टर है
ये उस वक्त मैं ये अल्फाज कहना नहीं चाहता। तो मैं तो समझता हूँ, हम तो पहले से कह रहे हैं कि वहाँ केपीके में बहुत धांधली हुई है। मैं वेलकम करूंगा, खान साहब ने मेरे मौक़िफ़ की तायीद की है, लेकिन एक सीट की क्यों? पूरे केपीके में जहाँ जहाँ ये हुआ है, सब जगह जहाँ हुई है, हम खुले दिल से वेलकम करते हैं और हर जगह पर इसकी तहकीकात कराई पूरे केपीके की। सही है मेहरबानो साहबा, मेहरबानो, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है सर। अब ये बताइए मेहरबानो साहबा कि अब आप जो है वो एक तरफ मौलाना को अपने इत्तेहाद में शामिल करना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो है वो आप उनके साथ एक नई लड़ाई में उतर रहे हैं, ये क्या हिकमत अमली है? अस्सलाम वालेकुम मासूदुल्लाह साहब। नहीं जी, बिल्कुल हम किसी नई लड़ाई में नहीं पड़ रहे। एक असूली मौक़िफ़ है और खान साहब ने सिर्फ ये नहीं कहा कि झगड़ा साहब की सीट पे नजरसानी की जाए। जहां जहां रिगिंग के एलिगेशंस हैं, जहां जहां ये इल्ज़ाम है कि यहाँ पे इलेक्शन मुतनाज़ा है, उन्होंने ये हदायत दी है कि वहां वहां इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि ना सिर्फ केपी में, अगर पूरे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ही गैर शफाफ और मुतनाज़ा इलेक्शन हुए हैं, जहां पर धांधली की एक नई मिसाल, एक नई नज़ीर कायम की गई है। तो क्योंकि केपी में हमारी हुकूमत है, हम यहाँ पर ये कदम उठाकर ये साबित करना चाहते हैं कि हम शफाफियत चाहते हैं, चाहे वो JUIF के ट्राइब्यूनल के केसेस हों या तहरीके इंसाफ के जो है तहफ़्फ़ुज़ात वो हों। हम सब तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी सीटों के लिए नहीं लड़ रहे। और क्योंकि मैं खुद इससे गुजर चुकी हूँ, मैंने पहले दिन भी यही कहा था कि मैं यहाँ पे एक सीट के लिए नहीं लड़ रही, हम अवाम के वोट का जो तकद्दुस है, हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हम उस वोट के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने निज़ाम में शफाफियत नहीं लाएंगे, तो आज कोई और बेनिफिशियरी है, कल कोई और होगा, मगर अवाम जो है वो हमेशा हमेशा हारेगी और हम पाकिस्तान को और उसकी अवाम को जीतता देखना चाहते हैं। सही है। मुज़म्मिल सरवरी साहब, आपके ख्याल में ये जो 9 मई केस आने हैं, 9 मई की तहकीकात करने और जुडिशल इंक्वायरी कराने की अपनी पार्टी को और चीफ मिनिस्टर को इमरान खान ने हिदायत की है, आप इससे कैसा अमल देखते हैं? अच्छा अमल है? इससे अंदाज़ा होगा कि रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर कैसे हमला हुआ? हाल में 1 साल हो गया मुल्क में इंतखाबात आए हुए और 1 साल हो गया उनकी हुकूमत को आए हुए। इट्स टू लेट। अब तो ट्रायल्स जो हैं वो एडवांस स्टेज पे हैं और मैं नहीं समझता कि जब जिन मुकदमात में तफ्तीश मुकम्मल हो गई हो या जिनमें फर्द जुर्म लग गई हो, जिनका ट्रायल शुरू हो गया हो, वहाँ कोई री इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश होती है और वहाँ पे आपको जुडिशल इंक्वायरी फार्मूलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है पेशावर हाई कोर्ट इनकी ये दरखास्त मुस्तरद कर देगा और ये जुडिशल इंक्वायरी मुमकिन, ये अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी शायद कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें जुडिशल इंक्वायरी का कोई स्कोप है या कोई चांस है और वो जुडिशरी इस पर मानी। सही है। मेहरबान साहब, मैं ख्याल कुछ आप ऐड करना चाह रही हैं, क्योंकि इस पर माहिरीन का ये ख्याल है कि ये हो नहीं सकती है। जिन मामलात में ऑलरेडी मुकदमात अदालतों में है, वहाँ पर जुडिशल कमीशन कैसे बन सकता है? तो आपकी ख्वाहिश शायद अदालत से रद्द हो जाए। बिल्कुल भी नहीं। मैं सोहरवर्दी साहब के जो नुक्ता नज़र से उससे इख्तलाफ करती हूँ। कौन सी इन्वेस्टिगेशंस की कंप्लीशन की बात कर रहे हैं? वो 9 मई के केसेस जो आज तक लटके हुए हैं, जहाँ पर तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है, गैर मुकम्मल तफ्तीश है। इसीलिए तो पंजाब में जितने केसेस हैं, हमारे किसी भी जो तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं उनको तो बेल तक नहीं मिली है, क्योंकि आयोज की आधा वक्त इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होती। और जहां तक पेशावर की ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल बनना चाहिए जुडिशल कमीशन रेडियो पाकिस्तान के उस केस के ऊपर। देखिए, अक्सर वहां पर हमारे जितने भी वर्कर्स और कारकुनान हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया, वो अक्विट हो चुके हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, वहां पर आग लगी तो लगाई किसने? और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अवाम का ये हक है, क्योंकि वो पाकिस्तान के अवाम के पैसों से बनी इमारत थी, कि वहां पर आग क्यों लगी, किसने लगाई, कैसे लगी, और वो इल्ज़ाम फिर अगर गलत तरीके से आयद हुआ तो क्यों किया गया। ये जब तक नहीं होगा, जैसे कि मैं आपको पहले कह रही थी, जिस मुल्क में शफाफियत ना हो वहां पर सच और झूठ का तयन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हुकूमत बेशक
पीका जैसे अमेंडमेंट्स लेकर आ रही है जहां पे वो फैसला करेंगे कि सच और झूठ क्या है, मगर एक गैर शफाफ माशरे में इसका तयन कभी नहीं होगा और इस तरह की जो तरमीम है, इस तरह की जो कवानीन है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का गला घोंटने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और इसको क्रिमिनलाइज कर दिया इन्होंने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब बिल्कुल सही है। गौरी साहब, मैं पीका वाले मामले पर तो आता हूं। साहब एक मिनट, नहीं एक मिनट असद साहब, एक मिनट देखें। अगस्त 2024 में केपी गवर्नमेंट ने पेशावर हाई कोर्ट को 9 मई के वाकयात पर जुडिशियल कमीशन के लिए खत लिखा, जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब एक दफा ये पेशावर हाई कोर्ट से रिजेक्शन के बाद दोबारा कहां से जाएंगे? यहाँ तो मेहरबानो साहबा को ये पता नहीं है कि केपी गवर्नमेंट एक दफा पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख चुकी है चीफ जस्टिस को और वहां से रिजेक्शन आ चुकी है, तो अब आप दोबारा करना चाहते हैं तो वो रिव्यू करेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में मेरा नुक्ता नजर गलत हो या सही हो, आइन और कानून का नुक्ता नजर ये नहीं, ये लिखा इन्होंने अगस्त 4 अगस्त 2024 को इन्होंने खत लिखा केपी गवर्नमेंट ने गंडापुर की, वो रिजेक्ट हो गया। ठीक, चलें, इसमें कौन सी ऐसी बात है? जी मेहरबानो साहब कुछ कह रही हैं आप? इंसान को आवाज ऊंची तभी करनी पड़ती है जब उनके जो अल्फाज हैं उसमें ज्यादा वजन ना हो। सोरवर्दी साहब, हमारे भी कानूनी माहिरीन हैं और उनका भी एक नुक्ता नजर है। अगर हम गलत हैं तो ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं रद्द हो जाएगा, मगर हमारा मानना ये है कि जरूर बन सकता है कमीशन, बनना चाहिए है, क्योंकि मेरे ख्याल में वक्त आ गया है आवाम के सामने रखी जाए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ चलें तो पहले, जैसे आप रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, तो उससे सबसे पहले सच्चाई आती है और हकायक आते हैं, तो आवाम के सामने हकायक रखना बड़ा जरूरी है। सही है, बिल्कुल ठीक है। असलम गौरी साहब, दो चीजें जो है वो आपके सामने रखी, आपसे डिमांड कर रही है, आपसे ख्वाहिश सकती है तहरीक इंसाफ। चलिए, मैं मुजम्मिल साहब वापस आता हूं आपके पास। गौरी साहब, तहरीक इंसाफ के वफ्द की जो आपसे मुलाकात हुई, उसमें एक तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर मुशावरत जो है वो आपसे वो चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन लगाना है, 2 मेंबरान लगाने हैं, उसमें आप अपनी राय का इजहार करें। दूसरा, वो आइन की बहाली मांग रहे हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्या आप इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ के साथ आगे चल सकते हैं? क्योंकि 26वीं तरमीम को रोल बैक करना आप ही की लाई गई ये तरमीम थी, या आपकी सपोर्ट की गई तरमीम थी, आप इसको क्या रोल बैक करेंगे? और दूसरा कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के हवाले से क्या आप फौरी तौर पर अपना इनपुट देने के लिए तैयार हैं, या आप चाहते हैं पहले सिस्टम ठीक किया जाए? मैं माजरत खा हूँ इस जुमले पे कि वो हमारी लाई हुई तरमीम थी। पीटीआई हमारे साथ आखिरी वक्त तक ऑन बोर्ड थी। अगर आपको याद हो, जिस वक्त पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो गया था, उस वक्त जनाब गौहर साहब ने मौलाना के जात के दरवाजे पे खड़े होकर क्या स्पीच की थी, वो सबको पता है, मीडिया के पास मौजूद है। हमने जो कुछ भी किया उसमें, अगर आज आईनी बेंच मौजूद है, तो जो पीटीआई की ख्वाहिश थी, हम तो आईनी अदालत की ख्वाहिश रखते थे। और ये जो कुछ हुआ 26 में से 26वीं तरमीम में से 34 क्लासेस जो हमने डिलीट कराई है, वो पीटीआई की बाहमी मशावरत से कराई है। अब अगर उसके बाद कोई ऑर्डिनेंस आ जाता है और उस ऑर्डिनेंस के तहत कुछ हुकूमत फायदा उठा लेती है, तो मैं नहीं समझता कि इसको हम ये कहें कि जी वो पूरी तरमीम ही गलत थी, जो कि हमने तो एक दुरुस्त कदम और सबकी मशावरत से उठाया। तो हालांकि हुकूमत उनको ऑन बोर्ड नहीं ले रही थी। तो आज मैं अभी शेख वकास अकरम साहब से बात कर रहा था, गौरी साहब वो कह रहे थे कि बाज दफा उस वक्त ये मौलाना का फैसला था, जेयूआई का फैसला था, लेकिन बाज दफा आप किसी चीज के असरात देखने के बाद अपने फैसले को रिव्यू भी तो कर लेते हैं। तो हो सकता है कि आज आपको लग रहा हो कि नहीं वो फैसला ठीक नहीं था, वो 26वीं तरमीम ठीक नहीं थी, तो आज आप आइन की असल बहाली में हमारा साथ देंगे, ये उम्मीद है तहरीक इंसाफ को। प्रॉब्लम यही है कि इसमें कुछ 2-4 हजरात ऐसे हैं जो जब टीवी चैनल पर बैठते हैं या आप किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो अपने जुबान को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे और इनके दरमियान में टुकड़े हुए फासले बढ़ जाते हैं। और यही कल इसी चीज पर बात हुई थी। शेख साहब हैं उसमें, अली अमीर साहब हैं, मरवत साहब हैं, ये लोग जब, हालांकि कोई बाकायदा शेख साहब तो तर्जमान है, बाकी 2 हजरात तो इस वक्त पार्टी के कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं कि उसके बाद हमारे और उनके दरमियान में वो फासले जो हमने पिछले 1 साल की मेहनत से कम किए थे बढ़ जाते हैं। और इसीलिए हम लोग इस पेज पे इकट्ठे नहीं आते। हालांकि हम आगे बढ़े हुए हैं, हालांकि हमारे उनके दरमियान में बहुत बड़ी नजरियाती खला है।
और उस नजरियाती खलात को भी हमने एक साइड पर रख के हमने अपोजिशन के बाहमी इत्तेहाद के लिए हम मिलके आगे बढ़े। लेकिन अब इस तरह की बातें जब आती है तो तकलीफ होती है कि हमने इनको आखिरी वक्त तक ऑन बोर्ड रखा और इनकी वो टीम वो क्यों नहीं बोलती। गौहर साहब कहें ना कि 26वीं तरमीम में JUI ने हमारे साथ धोखा किया है, क्यों नहीं बोलते असद कैसर साहब, वो बोले ना ये बात। अब बोले अपना हामिद रजा साहब बोले ना, जो टीम हमारे साथ आती थी, मुज़ाकरात करती थी, हमारे साथ बैठती थी, उस टीम का कोई एक मेंबर तो कहे कि हमने उनके साथ की ज्यादती थी, बल्कि वो तो हमें दुआएं दे के गए थे और कह रहे थे कि आपने तो बहुत बड़ा काम से रोक दिया, वरना आज जो फौजी अदालतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ना खड़े होते, सबके सब फौजी अदालतों के अंदर खड़े होते। ये तो हमने एक बड़ा किरदार अदा किया 26वीं तरमीम में। पूरी पाकिस्तानी कौम इस बात को जानती है और इस तरह की बातें चंद लोग करके PTI और JUI के दौरान में फासले बढ़ाना चाहते हैं। इसी चीज को आज भी आप इस तरमीम के साथ खड़े हैं, आपको कोई रिग्रेट नहीं है, आपको कोई इस पर रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं कि जो आपने किया सोच समझ के किया और ठीक किया और बिल्कुल इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, यही आज आपका नुक्ता नजर है? देखिए, हम समझते हैं कि बिल्कुल हम इसके साथ खड़े हुए हैं। हमने इसको वोट किया है, इसको हमने IIT क्लास इससे हमने बहस की है, इसको बनवाया है, तो हम इससे एक क्लास के साथ खड़े हुए हैं। हम बिल्कुल रेगरेट वाली कोई इसमें सूरत नहीं है। दूसरी बात ये, मैं एक आपको बात बताऊं कि जब हम कोई भी आइन में तरमीम करते हैं, कुछ भी चीज होती है तो वो पूरी कौम के लिए होती, किसी पार्टी किसी शख्स के लिए नहीं होती। कि हमारी पार्टी का अगर वो चीफ जस्टिस आ जाए, दूसरा कहे कि इनका नहीं आना चाहिए, तो इस तरह की तरमीमें नहीं होती। तरमीम जो होती है वो पूरे मुल्क और कौम के लिए होती है और आने वाली हुकूमतों के लिए भी होती है। तो लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि इस मुल्क में जो हुकूमत होती है वो आइन को अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करती है। इसमें ना आइन का कसूर है, ना तरामीम और कवानीन का कसूर है, इस्तेमाल करने वालों का कसूर है कि उनको गलत तरीके से जब इस्तेमाल करें प्रैक्टिस तो फिर ये बिल्कुल सही है। इस पर मेहरबानो साहिबा जरा ये तो बहुत सादगी की बात नहीं है कि आपने खुद मौलाना साहब के साथ मुशावरत करके उसमें उसका हिस्सा बन के आपने ये तरमीम करवाई, आप सपोर्ट कर रहे थे इन सारी चीज़ों को, आज आप मौलाना से चाहते हैं कि वो रोल बैक कर दें या आपको सपोर्ट करें 26वीं तरमीम के खात्मे के लिए? मेरे ख्याल में सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम को लेकर क्या मौक़िफ़ था और आज भी वही है। जी, हम बिल्कुल JUIF के इस बात के ज़रूर पूरी पाकिस्तान की आवाम शुक्रगुजार है, वो सब जो बुनियादी हकूक़ में यकीन रखते हैं कि उन्होंने जो फौजी अदालतें हैं उनको बनने से या उनको एक आईनी कवर देने से रोका। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है और बिल्कुल उनको फ़ख्र होना चाहिए इस बात पर। मगर आज ये देखते हुए कि जो खदशात हमने उस वक्त जाहिर किए थे उनको अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देख के मेरे ख्याल में अगर उनका आज भी कहना है कि वो इस 26वीं आईनी तरमीम के साथ खड़े हैं तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि हम तब भी कहते थे कि इस तरमीम को इस्तेमाल करके जो है आपने अदालत को, जुडिशरी को महकूम कर दिया, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल दे दिया। ये आर्टिकल 175 जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करती है ये उसकी नफी है। आपका जो आईनी ढांचा है इस मुल्क में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बुनियाद पर खड़ा है उसकी आपने बिल्कुल नफी कर दी। आप अमेंड करके नए कवानीन बना सकते हैं, हमारा आज भी ये मौक़िफ़ है, मगर जो आपकी आइन की रूह है, जो आपके आइन का ढांचा है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कहते हैं, उसको नहीं चेंज किया जा सकता और 26वीं आईनी तरमीम ने यही किया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो आपकी हुकूमत है उनके पास वो मेजॉरिटी भी है और वो अपने हाथों से चुन चुन कर जजेस को पैक्स जो है कोर्ट पैकिंग की जा रही है। जो 26वीं आईनी तरमीम के चैलेंजेस हैं जो लोगों ने सवाल उठाए हैं, आज वो उन पे डिलेज रहे हैं। और मेहरबानो साहबा वो यही कह रहे हैं ना कि आपकी पूरी इनपुट थी इसमें जो कुछ हुआ है, हम तो अदालत बनाना चाह रहे थे, आपने कहा बेंच बनाओ, हम तो आपको आपके के मुताबिक चले हैं, अब आप कह रहे हैं इसको रोल बैक करो, ये गलत हो गया। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। तो आपके साथ ज़रा शेयर करते हैं पीका के हवाले से जो इस वक्त पूरे मुल्क में एक एहतजाज चल रहा है सहाफ़ती बरादरी का भी, और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे खुसूसी जो हैं ओलोफ स्कूग, उन्होंने वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, उन्होंने अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के हवाले से। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक ओलोफ स्कूग ने पाकिस्तान का दौरा किया है। अपने इस दौरे में
उन्होंने पाकिस्तान यानी आला सतह की जो मुलाकातें की हैं पाकिस्तान में, उसमें आज़ादी इजहार पर हालिया पाबंदियों की मुखालिफत की है। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने आर्मी चीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी समेत दीगर अहम हुकाम से मुलाकातें की हैं। ओलुफ स्कूग ये कहते हैं कि हमने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वो कहते हैं कि आज़ादी इजहार भी GSP+ की शराइत में शामिल है। वो कह रहे हैं कि मुल्क के साइबर क्राइम कवानीन में तरमीम के खिलाफ सहाफ़ी और अपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही हैं और ये मेरे दौरे के दौरान हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं ये हुकूमती हुक्काम से डिस्कस कर रहा हूँ। हमारा मौक़िफ़ है कि आज़ादी इजहार पर बहुत ही महदूद पाबंदियाँ होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आप सियासतदानों, हुकाम या निज़ाम को तनकीद से बचाने के लिए आज़ादी इजहार पर कदगन नहीं लगा सकते। ओलुफ स्कूग ने यह भी कहा कि GSP+ स्कीम के अगले राउंड का इन्हिसार इस बात पर होगा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ आलमी जिम्मेदारियों की तामील के सिलसिले में क्या करता है। वो ये भी कहते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता कि GSP+ अगले राउंड के लिए मौजूद होगा। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, बड़े अपने खदशात, शकूक व शुबहात का इजहार किया और एक ऐसे वक्त में किया है ओलुफ स्कूग ने जब पाकिस्तान में पेका कानून अभी तरामीम उसकी मंजूर की गई हैं और उस पर पूरी सहाफ़ी बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है, वकला कम्युनिटी सरापा एहतजाज है, सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है। कैसे आप इस दौरे को इस तनाजुर में देखेंगे? ठीक है, मैं समझता हूँ आज़ादी इजहार राय पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। फ्री जर्नलिज्म किसी भी महज़ब माशरे का बुनियादी सतून है जिसके बगैर महज़ब माशरे का कोई वजूद मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि फ़ेक न्यूज़ का खात्मा भी एक महज़ब माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है और हम फेक न्यूज़ के साथ जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी सहाफ़ी बरादरी को, जो हमारे लीडर्स हैं, उन्हें एक काउंटर जो है, एक कानून साजी प्रपोज करनी चाहिए कि वो फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए क्या चाहते हैं। देखिए ना, यहाँ तो हम सहाफ़ी अपनी कोई बॉडी बना लें, जैसे वकला की बार काउंसिल्स हैं, इंजीनियर्स की इंजीनियरिंग काउंसिल है, डॉक्टर्स की PMAs हैं, जहाँ वो अपने प्रोफेशन का खुद एहतसाब करते हैं, किसी का लाइसेंस मनसूख करते हैं, किसी की डिग्रीज ख़त्म करते हैं, किसी की प्रैक्टिस ख़त्म करते हैं। तो उन्होंने इन बिल्ट एक निज़ाम रखा हुआ है मुख्तलिफ प्रोफेशनल बॉडीज़ में। हमारी जर्नलिज्म में इन बिल्ट वो निज़ाम मौजूद नहीं है कि हम अपने सहाफ़ी खुद अपने सहाफ़ियों का एहतसाब कर सकें। कोई हमारी कोर्ट मौजूद हो, वहाँ पे हमारे सीनियर्स बैठ के कोई फेक न्यूज़ पर किसी को सज़ा दे सकें, कुछ कर सकें। लेकिन ये तो आप मानें कि पाकिस्तान में फेक न्यूज़ एक इशू है। मेरे ख्याल में सहाफ़ियों को एक काउंटर लेजिस्लेशन प्रपोज करनी चाहिए कि असल में ये होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के सामने हमारी काउंटर लेजिस्लेशन जब टेबल पे आएगी फिर उनकी और इस लेजिस्लेशन का मुआवजा भी हो जाएगा और फेक न्यूज़ का खात्मा भी। वो तो उनसे कहा गया कि आप आइए, हम आपसे बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आप अपनी प्रपोजल्स दीजिए। लेकिन ये सब कहने के बाद वो बातें सुने बगैर जल्दबाजी में तरामीम हो गई, तो इस पर तो मेरा ख्याल है कि अब शिकवा बजा है। अब फिर तरामीम हो सकते हैं। देखिए, ये तरामीम जो कानून बन गया उसमें मजीद तरामीम हो सकती हैं, कल नई तरामीम हो सकती हैं। अगर एक सेटलमेंट हो जाए जर्नलिस्टों का और गवर्नमेंट का फेक न्यूज़ के हवाले से, तो नई तरामीम हो सकती हैं। इसके ऊपर कोई डेड एंड तो नहीं है कि इस कानून में मजीद तरमीम अगले 10 साल तक नहीं हो सकती। अब जमहूरियत का हुस्न ये है कि कानून में अगले दिन मजीद तरमीम हो सकती है। तो मेरे ख्याल में तरमीम का रास्ता खुला है और उसकी तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। गौरी साहब, क्या ईवान सदर की तरफ से मौलाना फजल रहमान को यकीन दहानी कराई गई थी, जो रिपोर्ट भी हुआ कि हम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किए बगैर इस पर सदर साहब दस्तखत नहीं करेंगे? रिपोर्ट यही हुआ कि मौलाना की दरख्वास्त पर ईवान सदर ने कह दिया है कि हाँ ठीक है, हम इसको पेंडिंग कर देते हैं, थोड़ा मौखर कर देते हैं जब तक कि इस पर सैर हासिल गुफ्तगू ना हो जाए। क्या ऐसी कोई यकीन दहानी थी मौलाना के पास? पहली बात तो यह है कि मैं सोहरवर्दी साहब ने जो गुफ्तगू की है मैं उसकी तारीफ करता हूँ। हकीकत में हमें इसको गौर खोज करना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। एक दौर ऐसा था कि जब कोई फेक न्यूज़ या गलती से गलत खबर चल जाती थी तो हम सब ये कहते थे कि उसकी माजरत आ जाती थी किसी दिन अखबार में या किसी जगह। कभी हम कहते थे कि फ्रंट पेज पे लगी है और मतलब बैक पेज में माजरत आई है। अब तो बना के खबरें फेक चलाई। यही तो सर, अब इसमें अब तो यही तो शिकवा है ना सर। पहले जब आती थी, यानी पहले खबर गलत होती थी तो उसकी तरदीद आ जाती थी। अब तरदीद का मौका नहीं दिया जाएगा। अब 3 साल कैद होगी, 20 लाख जुर्माना होगा।
नहीं, अब तरदीद करते नहीं है, इसलिए उन्होंने भी कदम उठा लिया। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बहुत जल्दबाजी की है, और ये कि हम बाद में जो तरामीम लाए, अगर बनाने से पहले सबसे मुशावरत कर लेते। इसका जब कमेटी के इजलास में कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट साहब ने, जो जेयूआई से नुमाइंदा है, उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया और एहतजाज किया। और इसी तरह हमने सेनेट और कौमी असम्बली में भी ये वोट नहीं दिया इस तरमीम को। दूसरी बात जो आपने फरमाई, सदर साहब से सहाफ़ियों के दोस्तों का ग्रुप आया था, आप जैसे दोस्तों का, मौलाना साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसको किस तरह से मसले को देखे। मौलाना साहब ने सदर साहब से बात की और सदर साहब से कहा, और उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को आप मिल लें और सहाफ़ियों के जो खदशात हैं उनको जरा सुन लें और उनको सुन के दूर कर दें। तो उन्होंने मैं थर्ड पर्सन का नाम नहीं लूंगा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो आ जाएं, तो मैं उनसे कहूँगा कि इनसे मिलकर इनसे खदशात ले लें और उसके बाद मैं बिल पे साइन करूँगा। शाम को प्राइम मिनिस्टर साहब को मौलाना साहब ने फोन किया और उनसे भी जब यही बात मौलाना साहब ने कही कि मेरी सदर साहब से बात हो गई है और आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें, इस मामले को मामला खराब ना करें, साथियों के साथ बैठ के हल कर लें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आगे से कहा जी वो तो साइन भी हो गया और एक्शन भी है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी दिखाई है, और जब जल्दबाजी होती है तो फिर उसमें मसाइल भी पैदा होते हैं। और ये मसाइल इस वक्त पूरे मुल्क में खड़े किए हैं। हुकूमत क्यों अपने लिए मसाइल खड़ा करना चाहती है, मेरी समझ से ये बाला है। और पूरे मुल्क में इस वक्त, मैं टाइम शायद ना हो आपके पास, बहुत से हल्कों में इश्तियाल चल रहा है, बहुत से हल्कों में, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो इतना इश्तियाल है कि अगर कोई उसको कोई भी स्टेज मिल गया, कोई भी प्लेटफॉर्म मिल गया, एक बड़ी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर सकता है। हुकूमत को इस सिलसिले में थोड़ा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। सही है। मेहरबानो साहबा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को लगता है कि ये जो कानून लाया गया है ये सोशल मीडिया या सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं लाया गया, या असल में पीटीआई के खिलाफ लाया गया है। क्या पीटीआई इस तरह से सोचती है? मजबूर और मुनाफिक लोगों के दरमियान पाकिस्तान का आइन और कानून साजी और बुनियादी हकूक सब पिस गए। अब देखिए, अब बात हाथ जो जमाते ये बैठकर, अब इस वक्त आप पीएमएलएन को ले लीजिए, आपको याद होगा माजी में उन्होंने आज़ादी सहाफ़त के लिए कितना अलम उठाया और क्या क्या उनकी स्टेटमेंट्स हैं। आज वो ही कदगने लगा रहे हैं, और क्यों लगाई जा रही हैं। और उसी तरह पीपल्स पार्टी बात करती है, मगर उनकी मुनाफिकत की ये इंतहा है कि बाहर आके बात करते हैं, कहते हैं स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, मगर उन्हीं के सदर हैं जो मिनटों में दस्तखत कर देते हैं। ये वही सदर हैं जो JUIF का मदरसे वाला बिल था उसको होल्ड किए बैठे रहे, तो इसको भी होल्ड कर देते और बुलाते स्टेक होल्डर्स को, खुद बुलाते सदर साहब और उनसे पूछते कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और पीपल्स पार्टी के खुद के अपने भी जो वो कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आई एम श्योर यकीनी तौर पर उनको मालूम होगा कि इसमें क्या नुक्स है और क्या खराबियां हैं। ये जो तरमीम है ये लाई ही इसलिए गई है क्योंकि देखिए इस वक्त पाकिस्तान में एक जो नौजवान है वो मेजॉरिटी में, एक यूथ बल्ज है, उनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया, और ये ग्लोबली हमने देखा है फिनोमेना, जो महज़ब माशरों की बात कर रहे थे, अमेरिका में भी आज तक वहाँ पे मजबूत जमहूरियत है, कवानीन है, अदालतें हैं, मगर वहाँ पर आज तक एक फेक न्यूज़ की बात होती है। मगर क्या वहाँ पे हमने देखी है कदगने जो सोशल मीडिया पे लगाई गई हैं? वहाँ पे हमने देखा कि एक्स वहाँ पर बैन है? नहीं, क्योंकि सब बिलीव करते हैं आज़ादी राय में, फ्रीडम ऑफ स्पीच में, और जो माशरे उसमें यकीन रखते हैं वो उसके ऊपर बहानेबाजी करके कदगने नहीं लगाते। यहाँ पर ये तरमीम लाई ही इसलिए गई है क्योंकि इनको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करने के बाद इनका बयानिया जो है वो इसलिए नहीं बिक रहा क्योंकि सोशल मीडिया पे तनकीद होती है। मगर ये इस पे अपने गिरबानों में झांकने को तैयार नहीं है कि झूठ इनकी तरह से जो बोला जाता है, आप कितनी भी कदगने लगा रहे हैं, झूठ नहीं बिकेगा। अगर पीटीआई के बयानिए को तकवीयत मिलती है या लोग उसके साथ जुड़ के खड़े हैं इसलिए क्योंकि उसके अंदर सच्चाई है, क्योंकि हम हक की बात करते हैं। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी हुआ, उस पे बात हुई, ये इनको चुभती है बात, ये उसको रोकना चाहते हैं। उसके बाद 9 मई का जो इनका बयानिया है तो 8 फरवरी को दम तोड़ गया, आज भी उसको घसीट रहे हैं, वही बंद अदालतों में फैसले करते हैं और कंट्रोल मीडिया पे उसका नैरेटिव कंट्रोल करते हैं। मगर सोशल मीडिया से फायरवॉल के बावजूद, एक्स पे पाबंदी लगाने के बावजूद नहीं कंट्रोल हो रहा। जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद में सानिया हुआ, जिस तरह हमारे लोगों को छलनी किया गया, ज़िबा किया गया जानवरों की तरह,
उनके खून का आज तक हिसाब देने को तैयार नहीं है। उस पे भी जो बात हुई वो सोशल मीडिया पे हुई, इसको कंट्रोल नहीं कर सके। इसीलिए पीका जैसी अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं कि ये मजीद गला घोंट सके। मगर आप जितनी भी कोशिशें कर लें, आप जितने भी घिनौने कवानीन बना लें, सच है उसको आप नहीं छुपाया नहीं जा रोक सकता। सकते। ठीक है, बिल्कुल सही है। पर ये तो जो एहतजाज करते हैं सहाफ़ी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं। हम खुद भी चाहते हैं कि फेक न्यूज़ फैलाने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए, उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए, लेकिन इस अंदाज में नहीं जिस अंदाज में ये कानून बनाया गया है कि इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, एक सिविल मैटर को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। अब इसमें आखिर में सर मुझे ये बताइए मुजम्मिल साहब, एक और मैं जो पाकिस्तान में एक बड़ा सियासी मामला चल रहा है, जुडिशल कमीशन का मुतालबा, और कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात भी हो रहे थे, मुज़ाकरात ख़त्म भी हो गए। आज प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र किया है कि जी पार्लिमान की कमेटी बना दी जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी पार्लिमान की कमेटी किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि जिन मौज़ूआत पर पहले पार्लिमान की कमेटियाँ बनाई गई हैं उसने आज तक अपना काम कब मुकम्मल किया है, जो एक और पार्लिमान की कमेटी बना दी जाए। आपके ख्याल में ये कैसी तजवीज़ है प्राइम मिनिस्टर साहब की, और क्या तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी दुरुस्त है? तो फिर आज तक किसी जुडिशल कमीशन से कोई नताइज निकले हैं? कोई एक जुडिशल कमीशन बना दें जिससे कोई नतीजा निकला हो, वो भी हमें बता दिया जाए कि जी फलां जुडिशल कमीशन के नतीजे में बड़ा इंसाफ हो गया था, और वो इंसाफ देखें जुडिशल कमीशन के जरिए हुआ था। तारीख तो दोनों तरफ बराबर है। अगर आप कहेंगे पार्लिमानी कमीशन से कुछ नहीं हुआ, तो फिर जुडिशल कमीशन की तारीख तो उससे भी बुरी है, उनसे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ। तमाम यहाँ लापता लोगों के कमीशन से लेके जितने भी कमीशन है उनमें कुछ भी नहीं हो सका। तो अगर आपने रेडिक्यूल ही करना है तो हर आइडिया को रेडिक्यूल किया जा सकता है, वो कौन सा ऐसी बात है। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि 2018 में जब हमने धांधली की बात की थी तो हमें कहा गया था कि पार्लिमानी कमीशन बनाया जाएगा, जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया जाएगा। तो हम वही ऑफर आज रेप्लिकेट कर देते हैं कि आपको भी पार्लिमानी कमीशन दे देते हैं। आप आज जुडिशियल कमीशन क्यों मांग रहे हैं? जो चीज आप कल देने को तैयार नहीं थे वो आज मांग क्यों रही हैं? जब आप अपनी हुकूमत में जुडिशियल कमीशन देने को तैयार नहीं थे और आपका मौकफ था कि पार्लिमानी कमीशन से धांधली का तहकीकात की जाए, तो उनका मौकफ है आज भी आप पार्लिमानी कमीशन से करा लें। तब भी तो आपने यही कहा था। तो उन्होंने तो पीटीआई को उनका अपना चेहरा दिखाया है कि वो अपने दौर में जो कहते थे सही है, वही आज ले ले, तो ठीक है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, मेहरबान कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, आसम गौरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।